हमने हेल्स पैराडाइज के लास्ट सीजन में देखा था कि सागिरी और उसके साथियों को अब पता चल चुका होता है कि एलिक्सिर ऑफ लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती। और दूसरी तरफ टाओ का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से गाबीमारू अपनी मेमोरी भी खो देता है, जिस वजह से उसे समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि वो वहां पर कर क्या रहा है। फिर सीजन 2 के एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कुछ ऑफिशियल्स यामादा क्लैन के जिका से पैराडाइज आइलैंड के बारे में पूछ रहे होते हैं, क्योंकि वो वहां से सही सलामत वापस आ गया होता है। और हम देखते हैं कि वो किसी भी चीज को सीरियसली नहीं ले रहा होता, और वो उन ऑफिशियल्स से बोलता है कि शोगन के ऑर्डर्स फॉलो करते हुए जब वो लोग पैराडाइज आइलैंड जा रहे थे, तब आइलैंड पहुंचने से पहले ही कुछ क्रिमिनल्स आपस में लड़ने लगे, जिस वजह से जिस क्रिमिनल का वो इंचार्ज था, चौबे ने उसे पहले ही मार दिया। और आइलैंड पे पहुंचने के बाद जब वो वापस आने के बारे में सोच रहा था, तब सी करेंट्स ने उसे वापस नहीं आने दिया। तब वो लोग ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि जिस आइलैंड से 60 से भी ज्यादा लोग वापस नहीं आ सके, वहां से वो अकेला वापस कैसे आ गया। जिस पे जिका बोलता है कि उसे उसका मिशन कंप्लीट करने के लिए क्रिमिनल्स के घर वालों को भी उनके डेथ के बारे में बताना था, जिस वजह से वो किसी तरह से वहां से वापस आ गया। तब वो ऑफिशियल्स उसे सब कुछ सच सच बताने के लिए कहते हैं, पर जिका उन्हें कुछ भी नहीं बता रहा होता और उन्हें उस आइलैंड से दूर रहने के लिए कहता है। और वो कहने लगता है कि वो आइलैंड इस दुनिया का नहीं है, और जो भी उस आइलैंड पे जाने की कोशिश करेगा, या तो वो कोई बेवकूफ होगा या तो कोई बच्चा। जिस बात पर उन ऑफिशियल्स को गुस्सा आ जाता है, जिस पे वो लोग जिका को पूछते हैं कि क्या वो उन्हें और शोगन को बेवकूफ कह रहा है। तभी जिका का साथी उसकी गलती के लिए खुद ही माफी मांगने लगता है, पर फिर भी एक ऑफिशियल इस बात को नहीं मान रहा होता। पर तभी दूसरा बंदा उसे बताता है कि जिसने अभी उनके सामने सिर झुकाया हुआ है, वो काफी खतरनाक है, जिस वजह से वो लोग जिका की ये गलती को नजरअंदाज कर देते हैं। फिर वो ऑफिशियल्स शोगन के ऑर्डर्स के बारे में बताने लगते हैं। शोगन का ऑर्डर होता है कि यामादा क्लैन के लोगों को पैराडाइज आइलैंड जाके सब कुछ ऑब्जर्व करना होगा, और इसके लिए सुइटेबल लोगों को शोगन खुद चूज करेंगे। इसके बाद ये यामादा क्लैन के बंदे वापस जाने लगते हैं, एंड जिका बोलता है कि यामादा क्लैन के लोग शोगन के लिए बस एक इंस्ट्रूमेंट है, जिनकी लाइफ की कोई कीमत ही नहीं है। बट शोगन जिका को उसके बिहेवियर के लिए डांटने लगता है, पर जिका इसे भी मजे में ही ले रहा होता है। तो जैसे ही वो देखता है कि शोगन इतना ज्यादा सीरियस है, तो वो अपनी गलती के लिए उससे माफी मांगने लगता है। फिर शुगन बोलता है कि मैं इस वक्त आइजन की जगह पे इंचार्ज हूँ, और मैं नहीं चाहता कि उसकी एब्सेंस में सब कुछ बिगड़ जाए। जिस पे जीका बोलता है कि तुमने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया, पर अब ये बताओ कि इस बार हम किन क्रिमिनल्स को ले जा रहे हैं। जिस पे शुगन बोलता है कि इस बार वो लोग इवाकुरा के शिनोबीस को भेज रहे हैं। जब वो लोग क्रिमिनल्स को सिलेक्ट कर रहे थे, तो इवाकुरा के मेंबर्स ने बाकी सभी क्रिमिनल्स को मार दिया, जिस वजह से शोगन ने उन्हीं 4 शिनोबीस को सिलेक्ट कर लिया। जिस पे इवाकुरा के चीफ ने भी हामी भर दी है, क्योंकि उस आइलैंड पे उनका कुछ इम्पोर्टेंट रह गया है। पर क्रिमिनल्स के ऊपर भरोसा करना सच में काफी ज्यादा घटिया बात है। और हाँ, जिका तुम भी इसमें साथ चल रहे हो, तो इसीलिए अब तैयारी कर लो। जिस पे जिका बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं उस जगह पे फिर से वापस नहीं जाने वाला। फिर शुगन जिका से कहता है कि जिका, आइजन ने कहा था कि वो दूसरे दिन रिपोर्ट भेजेगा, पर आज तीसरा दिन है और अभी भी उससे कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली है। मुझे अब वहां गए सभी के लिए चिंता हो रही है, जिस वजह से मैं उनके वापस आने का वेट नहीं कर सकता। तो इसीलिए अब हम लोग खुद आइलैंड पे जाके मिशन को जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। तब एक बंदा जिका से पूछने लगता है कि वो उस चीज का क्या करे जो कि जिका अपने साथ लाया है। तब हम देखते हैं कि जिका अपने साथ पैराडाइज आइलैंड का एक मॉन्स्टर मार के अपने साथ लेकर आया होता है, ताकि वो सबको दिखा सके कि वो आइलैंड कितना ज्यादा खतरनाक है। पर उसे उस मॉन्स्टर को दिखाने का मौका ही नहीं मिलता, इसलिए वो उसे अब ठिकाने लगाने की बात करता है। तब हमें पता चलता है कि शुगन भी लाइफ की वेव्स को महसूस कर सकता है, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि वो मॉन्स्टर पूरी तरह से मर गया है। फिर शुगन बोलता है कि हम लोगों ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, और प्लान के अकॉर्डिंग हम चारों ही उस आइलैंड पर जाएंगे और इस मिशन को जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फिर हमें रियन को दिखाया जाता है, और वो बोलता है कि टाओ एक तरह से लाइफ फोर्स ही है। सो इसीलिए अगर तुम टाओ यूज करते हो तो तुम्हारी लाइफ फोर्स भी यूज होती है, और अगर तुम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में टाओ इस्तेमाल करते हो तो तुम्हारी बॉडी और सोल भी इफेक्ट होती है। तभी उसका केयरटेकर पूछने लगता है कि क्या बॉडी
और सोल दो अलग अलग चीजें नहीं होती, जिसपे रियन उसे बताता है कि वो दोनों ही टाओ की ही फॉर्म्स होती है। तभी ताओफा वहां पर आ जाती है, जो कि रियन को ये सब बताने के लिए मना करती है, और वो बोलती है कि उसने वादा किया था कि वो वहां पर ये सब बातें नहीं करेगा। फिर हम देखते हैं कि उन्होंने वहां पार्टी वाला माहौल बनाया होता है, लेकिन वो एक उनके लिए ट्रेनिंग ग्राउंड होता है। फिर ताओफा उससे पूछने लगती है कि तुम्हें ये कैसा लगा, जिस पे रियन बोलता है कि ये तो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। वाटर के ऊपर और नीचे एक्सरसाइज करने से और ब्रीदिंग को स्टडी करने से कोई भी अपने डोइन और थाइसोकू को ट्रेन कर सकता है, और म्यूजिक से मेडिटेशन बढ़ता है, जिससे कि शुएशु और शुएतिन ट्रेन होते हैं, और उस रूम में कोई भी ब्योचु jutsu पे फोकस कर सकता है। फिर एक दूसरा बंदा बोलने लगता है कि ये सब बकवास है, और मेरे हिसाब से यिंग और यांग ही सबसे बेस्ट है। जिस पे रियन बोलता है कि टाओ की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, एंड अलग अलग लाइफ फॉर्म के लिए यही बेस्ट होता है, जिस वजह से दूसरों के साथ ज्वाइन करने से न्यू स्ट्रेंथ बाहर आती है, और ब्योचु jutsu यूज करने से जुको की एनर्जी बढ़ चुकी होती है। और ताओफा मुंह के बनाए हुए न्यू एलिक्सर को लेकर जुको को दे देती है, पर तभी वो नोटिस करती है कि वो उसमें एक ग्लोइंग स्टफ डालना भूल गई है, जिस वजह से वो जिन से उसके बारे में पूछने लगती है, पर जिन को खुद भी इसके बारे में नहीं पता होता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सागिरी और उसके साथियों ने सैंटा को दफना दिया होता है, और फिर सागिरी सभी से कहने लगती है कि वो सब अभी टेंसेंस के कैसल में है, जिस वजह से उन्हें एक जगह पर नहीं रुकना चाहिए और यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। तब सभी लोग इस बात पर एग्री कर देते हैं, और सागिरी उनके कपड़ों के बारे में कहने लगती है, क्योंकि सिर्फ उसी ने ही कपड़े चेंज नहीं करे होते। फिर वो बोलती है कि हमारा गोल गाबीमारू और बाकी सभी को ढूंढना है। गाबीमारू का टारगेट एलिक्सर ऑफ लाइफ है, जिस वजह से वो कैसल तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेगा। तो मेरे हिसाब से हमारा गेट के बाहर मिलना ही सही रहेगा। तब यूजुरिहा कहती है कि क्या हमारा उनके साथ मिलना जरूरी है, और क्या इस टाइम हमें उस एलिक्सर के बारे में चिंता करनी भी चाहिए। इस टाइम यहाँ पर सिर्फ वो बड़े वाले मॉन्स्टर्स नहीं है, बल्कि टेंसेंस भी हैं, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक हैं और शायद इमॉर्टल भी। तो मुझे नहीं लगता कि ये मिशन अब मैटर भी करता है, इसीलिए अब हमारा इस आइलैंड से जल्द निकल जाना ही सही रहेगा। जिस पे सागिरी बोलती है कि नहीं, हम लोग उनसे जरूर मिलेंगे, और वो यूजुरिया से बोलती है कि तुम ऐसा इसलिए बिहेव कर रही हो क्योंकि तुम्हें पता चल चुका है कि यहाँ कोई भी एलिक्सर ऑफ लाइफ नहीं है, और तुम चाहती हो कि ज्यादा से ज्यादा यामादा क्लैन के लोग शोगन के सामने तुम्हारी ही साइड ले, क्योंकि तुम इस आइलैंड से खाली हाथ जाओगी। लेकिन चिंता मत करो, मैं भी यही चाहती हूँ कि हम लोग यहाँ से जिंदा बाहर निकले, पर इसके लिए हम सभी को एक दूसरे की मदद चाहिए होगी, जिसका मतलब है कि हम सभी को गाबीमारू से मिलना ही होगा। पर हाँ, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि गाबीमारू यहाँ तक पहुंच ही जाएगा। जिस पे यूजुरिहा सागिरी से बोलती है कि मुझे लगता है कि गाबीमारू यहाँ तक पहुंच चुका है, क्योंकि गेट के पास एक ऐसा एरिया था जो कि जला हुआ था, और उसे लग रहा था कि सिर्फ गाबीमारू ही ऐसा कर सकता है। फिर यूजुरिहा सागिरी के गेट के बाहर मिलने वाले प्लान पे एग्री करती है, पर वो उससे पूछने लगती है कि जब वो गाबीमारू से मिलेगी तो वो उसे उसके वाइफ के बारे में क्या बोलेगी। तभी सीन शिफ्ट होता है, एंड हम देखते हैं कि गाबीमारू उसके साथियों के साथ टेंसन कैसल जा रहा होता है, और मई उन्हें रास्ता दिखा रही होती है। फिर गाबीमारू अपने मन में सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं, एज मेरी मेमोरी अब तक वापस भी नहीं आई है, और जो सब इन लोगों ने मुझे बताया है उस हिसाब से मेरा मिशन बहुत ही ज्यादा बेकार है। आखिरकार मैं इस मिशन पे आया ही क्यों हूँ? क्या मैं बस ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा हूँ, या फिर यहाँ आने का कोई और रीजन भी है, और आखिरकार मुझे वो याद क्यों नहीं आ रहा है? फिर फूची गाबीमारू से इसका हालचाल पूछने लगता है, और गाबीमारू उसे बताता है कि सब कुछ ठीक है। और तभी उनके सामने चौबे और टोमा आ जाता है, जहां चौबे कहने लगता है कि वो लोग तो सेम ही टीम में हैं, और वो अचानक से गाबीमारू पे अटैक कर देता है। फूची कहता है कि उन्हें साथ में मिलकर लड़ना चाहिए, पर टोमा इसके लिए मना कर देता है। तब जैसे ही चौबे गाबीमारू पे अटैक करता है, वैसे ही गाबीमारू उसकी गर्दन को तोड़ के उसे मार देता है, और सबको बताता है कि साथ मिलकर लड़ना पॉइंटलेस है। तभी मेई गाबीमारू को बताती है कि चौबे की टाव बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, और हम देखते हैं कि वो मरा नहीं है, और वो गाबीमारू को उठा के जमीन पे पटक देता है, और वो बोलता है कि वो भी साथ मिलकर लड़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तब ब्लेड ड्रैगन एंड फूची ये देख के हैरान होते हैं कि चौबे ने खुद को हील कर लिया होता है। फिर गाबीमारू अपने मन में सोचने लगता है कि इन लोगों ने मुझे कहा था कि इस आइलैंड पे इमॉर्टल मॉन्स्टर्स राज करते हैं, तो क्या ये लोग कल रात इसी के बारे में बात कर रहे थे? और अगर ऐसी बात है तो मुझे इसे पकड़ के
इससे सारा इन्फॉर्मेशन निकालना होगा। फिर गाबीमारू चौबे पर अटैक कर देता है, पर वो गाबीमारू का पैर पकड़कर उसे नीचे पटक देता है। तब गाबीमारू ये डिसाइड करता है कि अब वो उसे पूरी तरह से तोड़ के ही रहेगा, जिस वजह से वो चौबे के ब्रेन पर टारगेट करने लगता है एंड उसकी आंखें फोड़ देता है। एंड चौबे भी गाबीमारू के मुंह पे लात मार देता है एंड गाबीमारू भी अपने मुंह से उसका पैर फाड़ देता है। और फिर चौबे इंस्टेंटली अपनी आंखों को भी हील कर लेता है। पर फिर गाबीमारू चौबे के हर एक वाइटल पॉइंट पे हमला करने लगता है, जिस वजह से उन्हें लड़ता हुआ देख के बाकी सभी को लग रहा होता है कि दो मॉन्स्टर्स आपस में लड़ रहे हैं। गाबीमारू फिर से अपने मन में सोचने लगता है कि ये भी बाकी सभी की तरह ही है, मुझे बस इस पे तब तक अटैक करते रहना है जब तक ये मूव करना बंद ना कर दे। पर तभी चौबे फिर से अपने आप को हील करने लगता है और लात मार के वहां की जमीन को तोड़ देता है। फिर चौबे गाबीमारू से बोलने लगता है कि तुम पहले मुझे स्ट्रांग लग रहे थे, जिस वजह से मैंने तुमसे थोड़ी मार खा ली, पर तुम तो काफी ज्यादा कमजोर निकले। और ये कहते ही वो गाबीमारू पे फिर से अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही गाबीमारू इन रिटर्न अटैक करने लगता है, चौबे को ऑलरेडी पता चल जाता है कि वो कहाँ पर अटैक करने वाला है, जिस वजह से वो उसे काउंटर कर लेता है और गाबीमारू फिर भी उसकी दो उंगलियों को काट लेता है। ये सब देख के ब्लेड ड्रैगन को भी लग रहा होता है कि गाबीमारू कमजोर हो चुका है, जिस वजह से वो मेई से पूछने लगता है कि क्या उसके बेहोश होने की वजह से वो कमजोर हो गया है, जिसपे मेई उसे बताती है कि गाबीमारू के टाओ के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। फिर गाबीमारू खुद से ही बोलने लगता है कि चाहे मैं कितना भी फोकस कर दूं, पर मेरे मन में से ये फीलिंग नहीं जा रही है। फिर मेई बोलती है कि टाओ के लिए स्ट्रांग और वीक दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पर गाबीमारू के अंदर स्ट्रांग का कोई सीड ही नहीं है, जिसका मतलब है कि वो अपने मेमोरी के साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट खो चुका है, जो कि उसे स्ट्रांग बनाती थी। अभी तक गाबीमारू के अटैक से चौबे को कुछ भी नहीं हो रहा होता और वो टोमा से सभी को खत्म कर देने के लिए कहता है, जिससे फूची को पता चल जाता है कि टोमा और चौबे भाई भाई हैं। और टोमा सबसे पहले ब्लेड ड्रैगन के ऊपर ही अटैक कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ब्लेड ड्रैगन के पास एक हाथ नहीं है तो उसे हराना आसान होगा। पर ब्लेड ड्रैगन अपने एक हाथ से ही उसके स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और वो समझ जाता है कि टोमा उसे कमजोर समझ रहा है, जिससे ब्लेड ड्रैगन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो टोमा से उसका स्वॉर्ड छीन लेता है और उसके ऊपर एक हेडबट से अटैक कर देता है। और फिर वो टोमा को उसका स्वॉर्ड लौटा देता है एंड बोलता है कि अब वो उससे बिना किसी स्वॉर्ड के ही लड़ेगा, जिसपे फूची ब्लेड ड्रैगन को रोकने लगता है, बट वो उसे चुप रहने के लिए कहता है। तब टोमा को भी समझ में आ जाता है कि ब्लेड ड्रैगन काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है एंड वो उस पे अटैक करने के लिए प्लानिंग करने लगता है। और फिर वो ब्लेड ड्रैगन पे फिर से अटैक कर देता है, पर वो टोमा को एक मुक्का मार के ही रोक लेता है। और जैसे ही टोमा फिर से अपने स्वॉर्ड से अटैक करने की कोशिश करता है, वैसे ही ब्लेड ड्रैगन अपने पैर से उसके स्वॉर्ड को ब्लॉक कर देता है। तब ब्लेड ड्रैगन टोमा को बताता है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है, बट उसका एक्सपीरियंस अभी भी बहुत ज्यादा कम है। तब वो टोमा को मारना स्टार्ट कर देता है और फिर वो टोमा को देख के समझ आता है कि वो फाइटिंग के लिए अपने भाई पे डिपेंड करता है। टोमा फिर से ब्लेड ड्रैगन के साथ लड़ने को रेडी हो जाता है और टोमा डोची को फूची और मेई के ऊपर अटैक करने के लिए कह देता है, जो सुनते ही फूची भी लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। हमें फिर गाबीमारू एंड चौबे का फाइट दिखाया जाता है एंड चौबे अपने मन में सोचने लगता है कि शायद मैं इसे हरा सकता हूँ। टाओ की वजह से मैं इस निंजा का हर एक मूवमेंट देख सकता हूँ और मैं बहुत ही जल्द खुद को रीजनरेट भी कर सकता हूँ। फिर वो गाबीमारू पे अटैक करके उसे जमीन पे पटक देता है और गाबीमारू को भी समझ में आ जाता है कि वो बिना फोकस के नहीं जीत सकता, जिस वजह से वो अपनी अजीब सी फीलिंग को भूलने की कोशिश करता है ताकि वो हॉलो बन सके। और तभी उसे शिनोबी का रूल याद आता है कि मरने से पहले उसे एनिमी को बहुत ही ज्यादा डैमेज कर देना है, जिस वजह से वो अपने निंजुत्सु को एक्टिवेट कर लेता है और खुद को आग में जलाने लगता है। और फिर गाबीमारू अपने निंजुत्सु से चौबे पर अटैक करने लगता है और वो उसकी रीजनरेशन से भी ज्यादा तेजी से उस पर अटैक कर रहा होता है और गाबीमारू खुद के साथ चौबे को जलाने लगता है, जिसपे वो गाबीमारू से पूछने लगता है कि क्या वो उसे मारने के लिए खुद को भी मार देगा, जिसपे गाबीमारू बोलता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर चौबे डिसाइड करता है कि वो अब अपने अंदर के पूरे टाव को रिलीज कर देगा एंड वो एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और दूसरी तरफ फूची ने भी डोजी को हरा दिया होता है एंड सभी लोग चौबे का ट्रांसफॉर्मेशन देखकर हैरान हो जाते हैं एंड यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि आजा खुद को एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म कर लेता है एंड अब वो गाबीमारू पे अपने टेंटिकल से अटैक करने लगता है,
जिसे डॉज करके गाबिमारू अपने निंजुत्सु का यूज करके आजा के ऊपर एक फायर टोर्नेडो से अटैक करता है, बट आजा भी इस अटैक को इजीली ब्लॉक कर देता है और अपने टेंटिकल्स से वो फिर से गाबिमारू पे अटैक करने लगता है। पर गाबिमारू भी नहीं रुकता और अपने निंजुत्सु से वो आजा पे अटैक किए जा रहा था, जिससे देख के बाकी सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि ये दोनों किस लेवल पे फाइट कर रहे हैं। अचानक से आजा कुछ महसूस करता है एंड बोलता है कि मैं ये कहाँ पर आ गया और वो निंजा कहाँ चला गया। आजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता वो आखिर कहाँ आ गया, जिस वजह से उसको और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड उसका मॉन्स्टर फॉर्म गाबीमारू पे कंटिन्यूअसली अटैक किए जा रहा था। फिर ब्लेड ड्रैगन गाबीमारू से कहने लगता है कि तुम अपना टाओ यूज क्यों नहीं कर रहे, तुमने पहले भी तो उसे यूज किया था। जिस पे मेई बोलती है कि वो अभी टाओ यूज नहीं कर सकता क्योंकि अब बाकी सभी चीज़ों के साथ साथ वो टाओ को यूज करना भी भूल चुका है। फिर गाबीमारू भी सोचने लगता है कि इस तरह तो वो जीत नहीं पाएगा और डिसाइड करता है कि वो फिर से अपनी फायर निंजुत्सु को यूज करेगा। गाबिमारू सोचता है कि वो अगर मर भी गया तो दूसरा कोई निंजा आके उसे रिप्लेस कर देगा, इसीलिए मरने से पहले वो आजा को जितना हो सके उतना डैमेज देने की कोशिश करेगा। जैसे ही गाबिमारू आजा पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, तभी पीछे से उसकी वाइफ की शैडो उसे रोक लेती है, पर गाबिमारू को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। लेकिन इसके बावजूद गाबिमारू अपने निंजुत्सु का यूज करके आज़ा को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, जिस पे ब्लेड ड्रैगन बोलता है कि ऐसे तो ये बंदा मारा जाएगा, आखिर ये सोच क्या रहा है। जहाँ पे फूची बोलने लगता है कि ऐसा लगता है कि ये दोनों ही भूल चुके हैं कि ये दोनों आखिर यहाँ पर आए क्यों हैं एंड अब बस ये दोनों एक दूसरे को मारना चाहते हैं। और टोमा भी ये सब देख के सोचने लगता है कि आखिर मेरा भाई ये सब क्या कर रहा है, क्या ब्लेड ड्रैगन सही बोल रहा था, क्या मेरा भाई ये सब मेरे लिए कर रहा है। और दूसरी तरफ आज़ा एकदम रेज में होता है और कंटिन्यूअसली गाबीमारू पे अटैक किए जा रहा होता है। फिर हमें आज़ा का पीओवी दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि वो ऑलमोस्ट ब्लाइंड हो चुका है और उसे बस अंधेरा दिख रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टोमा आज़ा के पास आया था एंड एक टेंटिकल टोमा के पेट में घुस जाता है। आज़ा बिना रियलाइज करे अपने भाई को मारने ही जा रहा था कि तभी टोमा बोलता है कि मुझे लग रहा था कि अब तक हम दोनों साथ में लड़ रहे थे, लेकिन आज तक तुम अकेले ही लड़ रहे थे क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ। इसी टाइम पे गाबीमारू एक मौका देखता है एंड सोचता है कि वो उन दोनों को ही एक साथ ही जला देगा, जो देख के मेई उसे रोकने की कोशिश करती है एंड वो देखती है कि गाबीमारू के अंदर बिल्कुल भी टाव नहीं है और अगर वो ये अटैक करता है तो वो खुद भी मारा जाएगा। तभी हम देखते हैं कि मेई भी अपनी पावर यूज़ करती है एंड वहाँ की ज़मीन टूटने लग जाती है, जिससे गाबीमारू डिस्ट्रैक्ट हो जाता है एंड आज़ा एक गड्ढे में गिरने लगता है और वो गिरते गिरते टोमा को वेट करने के लिए कहता है। अपनी पावर यूज करने की वजह से मे भी बेहोश हो जाती है, बट ब्लेड ड्रैगन आके उसे पकड़ लेता है एंड दूसरी तरफ फूची ने भी उस मॉन्स्टर को पकड़ रखा था। फिर हम देखते हैं कि मे अचानक से एक बच्ची से टीनेजर बन चुकी थी एंड ये देख के ये दोनों ही बिल्कुल शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम सागिरी एंड उसका ग्रुप दिखाया जाता है, जिसने होको का सिर अपने हाथों में पकड़ रखा होता है। फिर शियोन बोलता है कि इस जगह से जो आवाज़ आ रही है वो मैंने इससे पहले कभी नहीं सुनी है, जिस पे उसे लगता है कि बाहर कोई तो है। फिर उज़ुरिहा सोचने लगती है कि आखिर इस आइलैंड को किसने और क्यों ही बनाया है। फिर होको सोचने लगता है कि ये एक एक्सपेरिमेंटल साइट है डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स के लिए और इस आइलैंड पे कुछ तो गलत हो रहा है और अब ह्यूमंस ने टेंसेंस को भी मारना शुरू कर दिया है, जो कि इस आइलैंड को चेंज कर रहा है। फिर ये लोग गेट से बाहर निकलते हैं एंड सीन शिफ्ट होता है और हमें गाबीमारू का ग्रुप दिखाया जाता है जहां फूची ने टोमा और डोशी को बांध रखा होता है और तामिया ने गाबीमारू को अपने हाथ में उठा रखा होता है। और इसके बाद ये दोनों ग्रुप आमने सामने आ जाते हैं एंड सभी लोग सोचने लगते हैं कि ये सब कहाँ से आ गए। फिर होको मेई से पूछने लगता है कि क्या तुमने अपनी पावर्स को यूज किया है, जो देख के फूची सोचने लगता है कि आखिर ये बात कैसे कर रहा है, ये तो सिर्फ एक सिर है, तो आखिरकार ये बात कैसे कर रहा है। फिर होको सभी को थैंक यू बोलता है मेई को सेफ रखने के लिए। फिर होको सोचने लगता है कि आखिर ये लोग कौन है जिसने एक टेंशन तक को मार दिया, वो पिछले 1000 सालों में ऐसे किसी इंसान से अब तक नहीं मिला, पर अब उसे ऐसा लगता है कि ये लोग मिलके इस आइलैंड को पूरी तरह से चेंज कर देंगे। फिर सभी लोग मिलके अब तक जो कुछ भी हुआ उस बारे में बात कर रहे होते हैं एंड शियोन बोलता है कि उन्हें जल्द से जल्द इस कैसल से दूर चले जाना चाहिए। बट सागिरी बताती है कि गाबीमारू और मे अभी चलने की हालत में नहीं है,
यहाँ सागरी भी मेई को देख के शॉक हो चुकी थी कि मेई एक बच्ची से अचानक एक टीनेजर बन चुकी है एंड वो मेई को गले से लगा लेती है। जहाँ शियोन अभी भी यही सोच रहा था कि सिर्फ 3 दिनों में ही इतने सारे लोग मारे जा चुके हैं, जिस पे तामिया बोलता है कि हम लोग पहले से ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा तो होना ही था। और फिर वो बोलता है कि अब इस टोमा का क्या करना है, इसने तब से अब तक एक भी शब्द नहीं बोला है। तुम लोगों ने इसे जिंदा तो रखा है, पर अगर चाहिए तो मैं ही इसे मार देता हूँ। जिस पे सागिरी बोलते हैं कि हमें नहीं पता कि हम आगे और कैसी चीजों से सामना करेंगे, इसीलिए वो नहीं चाहती कि अभी और कोई भी मारा जाए। एंड ये कह के वो अपनी स्वॉर्ड लेके ब्लेड ड्रैगन के सामने आ जाती है, जो देख के तामिया भी सरप्राइज हो जाता है एंड दोनों अपनी स्वॉर्ड लेके एक दूसरे के सामने लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर उज़ुरिया बोलती है कि क्या तुम लोग लड़ते ही रहोगे या गाबीमारू को भी देखोगे? ये तो शायद मरने ही वाला है। जिस पे सागरी बोलती है कि हाँ, हमें पहले गाबीमारू को ट्रीट करना पड़ेगा, एज़ वो बेहोश हो चुका है। जिस पे तामिया बोलता है कि वो बेहोश नहीं हुआ है, तामिया ने ही उसे मार के सुला दिया है, क्योंकि गाबीमारू बिल्कुल भी शांत नहीं हो रहा था और बस लड़ने की ही कोशिश कर रहा था। बट शियोन बोलता है कि फिर भी इस बंदे ने अपना काफ़ी सारा टाव यूज़ कर लिया है एंड इसीलिए ये किसी भी मोमेंट पे मर सकता है। जिस पे फूची बोलता है कि उसने भी काफ़ी कुछ करके सिर्फ गाबीमारू के वुंड्स को ही थोड़ा बहुत ठीक कर पाया है। बट तभी अचानक से गाबीमारू उठ के खड़ा होने लगता है एंड सोचता है कि अभी तक तो मेरी ताकत भी वापस नहीं आई है एंड इतने सारे अजनबी मुझे घेरे हुए हैं। तभी सागिरी उससे पूछने लगती है कि अब वो कैसा महसूस कर रहा है एंड गाबीमारू बोलता है कि वो अब ठीक है। बट सागिरी गाबीमारू से पूछती है कि आखिर तुम हो कौन? सभी लोग ये सुन के सरप्राइज हो जाते हैं एंड गाबीमारू बोलता है कि मैं तो गाबीमारू हूँ। एंड नेक्स्ट मोमेंट ही शियोन और फूची गाबीमारू पे अटैक कर देते हैं एंड सागिरी बोलती है कि शायद अब उसका टाउ नॉर्मल नहीं रहा, जिसकी वजह से उसके मेमोरी में प्रॉब्लम आ रही है। जिसके बाद शियोन भी अपनी वेव्स को यूज करके नोटिस करता है कि गाबीमारू का जो सोल है वो अब बदल चुका है। बट दूसरी तरफ गाबीमारू सोच रहा होता है कि क्या मैं इस लड़की को मार दूं, पर यह लड़की मुझे ऐसे क्यों देख रही है। पर फिर सागिरी आके गाबीमारू से पूछती है कि क्या तुम्हें याद भी है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, पर टाओ तुम्हें ठीक कर सकता है, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद करने दो। पर गाबीमारू बार बार उससे दूर जा रहा होता है, इस वजह से सागिरी उसके ऊपर ही चढ़ जाती है एंड वो अपने टाओ को गाबीमारू तक ट्रांसफर कर रही होती है, जिससे गाबीमारू भी सोचने लगता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, मेरी स्ट्रेंथ वापस आ रही है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि आज़ा पहाड़ों से नीचे गिरा है एंड वो खुद को हील करने लगता है। फिर आज़ा भी रियलाइज़ करता है कि उसके टाव ने उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया था, पर आज़ा फिर भी खुश हो जाता है एंड सोचता है कि अगर उसने इस पावर को कंट्रोल कर लिया तो कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। फिर जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है, बहुत सारे मॉन्स्टर्स वहां पे खड़े हुए होते हैं एंड उन्हें देख के आज़ा बोलता है कि अब तुम लोगों से लड़के ही मैं अपनी टाव की प्रैक्टिस करूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड सभी लोग एक गुफा के अंदर पहुंच चुके होते हैं एंड शियोन बोलने लगता है कि कहीं टेंशन से यहाँ भी ना आ जाए। एंड फिर वो गाबीमारू से पूछता है कि गाबीमारू, तुम भी तो एक से लड़े थे? जिस पे गाबीमारू बोलता है कि हाँ, मैं गेट पे एक से लड़ा तो था। एंड सागरी ये देख के खुश हो रही थी कि गाबीमारू को अब धीरे धीरे सब कुछ याद आ रहा था। जिसके बाद उजरीहा बोलती है कि अब हम सबको इस आइलैंड से बाहर निकल जाना चाहिए, जिस पे गाबीमारू बोलता है कि वो एलिक्सर ऑफ लाइफ लेके ही वापस जाएगा ताकि वो फिर से अपनी वाइफ से मिल सके। जिस पे उजुरिया बोलती है कि क्या पता ये सब एक इल्यूजन हो जो कि तुम्हारे विलेज चीफ ने तुम्हारे दिमाग में क्रिएट किया है। बट गाबीमारू बोलता है कि ऐसा नहीं है, वो अपनी वाइफ को फील कर सकता है, वो इस चीज को एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता है, पर उसे यकीन है कि उसकी वाइफ उसके लिए वेट कर रही है, इसीलिए उसे किसी भी हालत में यहाँ से एलिक्सर ऑफ लाइफ यहाँ से लेके ही जाना होगा। फिर उजरिहा इसे गाबीमारू की वीकनेस बोलती है, बट शियोन बोलता है कि उसकी वाइफ उसके लिए उसकी वीकनेस ही नहीं बल्कि उसकी स्ट्रेंथ भी है, जो कि उसकी टाव को देख के समझ में आता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें फिर से आज़ा को दिखाया जाता है, जहां उसने सभी मॉन्स्टर्स को हरा दिया होता है एंड तभी वहां रियन भी आ जाता है एंड आज़ा से पूछता है कि क्या तुम ही हो जिसने मुदान को भी मार डाला। एंड यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आज़ा के पीछे रियन आ जाता है एंड आज़ा से पूछता है कि क्या उसी ने मुदान को मारा है। बट आज़ा के कुछ बोलने से पहले ही रियन उसे मारने की कोशिश करता है, पर आज़ा भी खुद को हील कर लेता है एंड ये देख के रियन भी आज़ा में इंटरेस्ट दिखाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हम दोषी को देखते हैं जिसको कि फूची ने पकड़ रखा था।
फूची पहले तो उस डोशी को डाइसेक्ट करके देखना चाहता था, पर अभी वो उसे छोड़ देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि सभी लोग मेई को लेके परेशान हो रहे थे, क्योंकि वो अभी भी रिकवर नहीं हो रही थी। सभी को ऐसा लग रहा था कि शायद उसके पावर यूज करने की वजह से वो ऐसी हो गई है। फिर हम देखते हैं कि यूजुरिहा को अभी भी डाउट है कि आखिर ये छोटी लड़की है कौन, जिस पे फूची बताता है कि ये काइंड ऑफ एक टेंशन है। फिर फूची बोलता है कि अभी मेरे पास ज़्यादा मटेरियल नहीं है, पर फिर भी मैं इसके लिए कोई दवाई बना देता हूँ, पर इसके बदले में मुझे टेंशन्स और तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना है, क्योंकि मेरे एक फैमिली मेंबर की डेथ हुई है और मैं जानता हूँ कि ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम लोग कौन और क्या हो और तुम लोगों को चाहिए क्या। फिर फूची सागिरी को भी अपने साथ मेडिसिन बनाने के लिए कहने लगता है एंड दूसरी तरफ गाबीमारू ने बाकी के लोगों को अपने पास बुला लिया होता है, जिस वजह से ब्लेड ड्रैगन इसका रीज़न पूछने लगता है, जिस पे गाबीमारू बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरी ट्रेनिंग में मदद करो। जो सुन के ब्लेड ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है एंड वो गाबीमारू से बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे अपनी ट्रेनिंग के लिए यूज़ करो। और गाबीमारू टोमा को भी उस पर अटैक करने के लिए बोलता है, जिस पे यामाडा टोमा से बोलता है कि अगर तुमने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा के कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर ब्लेड ड्रैगन टोमा के हाथों के रस्सी को काट देता है और उसे अपनी स्वॉर्ड दे देता है। एंड अब सभी लोग गाबीमारू पे अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं एंड टोमा अपनी फुल स्पीड से गाबीमारू पे अटैक कर देता है, बट गाबीमारू उसके अटैक्स को आसानी से डॉज कर रहा था एंड सोच रहा था कि मुझे इसके अटैक्स को देख के नहीं बल्कि अपनी टाव से महसूस करके डॉज करना होगा। फिर गाबीमारू अपनी टाव को यूज़ करके टोमा और ब्लेड ड्रैगन के अटैक से भी बच जाता है और वो अपनी टाव का यूज़ करके सभी से बड़ी ही आसानी से लड़ रहा था, जो देख के नुरुगाई बोलती है कि ऐसे तो गाबीमारू टेंसेंस को बहुत ही आसानी से हरा देगा। पर गाबीमारू बोलता है कि ये अभी भी काफ़ी नहीं है एंड गाबीमारू को देख के यामादा सोचने लगता है कि ये तो मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छा है और शायद वो टेंसेंस को भी हरा पाए, पर क्या हम लोग एक क्रिमिनल पे भरोसा कर सकते हैं। फिर वो गाबीमारू से बोलता है कि उसने टाव को ऑब्जर्व करके सीखा है कि टाव के कई सारे टाइप्स होते हैं एंड उन्हीं डिफरेंट टाइप्स को यूज़ करके ही टेंसेंस को हराया जा सकता है। फिर दूसरी तरफ टोमा ब्लेड ड्रैगन के पास जाता है, जो देख के ब्लेड ड्रैगन को लगता है कि वो उससे लड़ने के लिए आया है, पर तभी टोमा उसके सामने झुक जाता है एंड ब्लेड ड्रैगन से उसे फाइटिंग सिखाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। पर ये सुन के ब्लेड ड्रैगन टोमा से पूछता है कि वो टोमा पे कैसे भरोसा करे, इसकी क्या गारंटी है कि वो उन लोगों को ही मारने की कोशिश नहीं करेगा। जिस पे टोमा अपने बालों को काट देता है एंड अपनी बातों की सीरियसनेस को दिखाता है, जो देख के ब्लेड ड्रैगन भी उसे सिखाने के लिए रेडी हो जाता है। बट तभी टोमा अपने मन में सोच रहा होता है कि अभी मुझे बस किसी भी तरह से ताकतवर बनना है ताकि मैं अपने भाई की मदद कर सकूं और मैं इन लोगों को तो बाद में भी मार सकता हूं। दूसरी तरफ रियन के साथ लड़के आज़ा को समझ में आ जाता है कि वो डोशी से ज़्यादा ताकतवर है एंड वो टेंसेंस में से एक है। रियन आज़ा की टाव और रीजनरेशन एबिलिटी देख के उसकी तारीफ करता है एंड बोलता है कि अब तो मुझे तुम पे स्टडी करनी ही पड़ेगी। और ये कह के ही वो टाव का यूज़ करते हुए आज़ा पे अटैक कर देता है। रियन की ताकत देख के आज़ा को समझ में आ जाता है कि वो रियन से ऐसे नहीं जीत सकता। उसे रियन के अगेंस्ट लड़ने के लिए फिर से एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, पर उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या वो अपने ऊपर कंट्रोल रख पाएगा या नहीं। बट फिर वो सोचता है कि अभी ये सब का टाइम नहीं है, अभी या तो मैं मरूंगा या तो मारूंगा। और इसके बाद आज़ा फिर से एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो देख के रियन भी शॉक हो जाता है। बट तभी आज़ा अपने एक टेंटिकल से अटैक करके रियन का एक हाथ काट देता है और अगले ही मोमेंट आज़ा एक दूसरा टेंटिकल रियन के पेट में घुसा देता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। इस बात पे रियन को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता कि एक मॉर्टल ऐसा भी कर सकता है। और आज़ा देखता है कि रियन रीजनरेट भी नहीं हो रहा, जिस वजह से उसे लगता है कि रियन अब मर चुका है। पर तभी उसके पीछे से रियन आ जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे और भी कई सारे रियन होते हैं। फिर रियन बोलता है कि अब मैं तुम्हें कैसल ले जाऊंगा ताकि मैं तुम पे और अच्छे से स्टडी कर सकूं। ये सुनते ही आज़ा फिर से रियन पे अटैक करने की कोशिश करता है, पर उसकी बॉडी अब उसकी लिमिट तक पहुंच चुकी है, जिस वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाता। फिर रियन बोलता है कि अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो मारे जाओगे एंड ये कहते ही वो आज़ा को बेहोश कर देता है।
फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि रियन ने आज़ा को एक बेड से बांध दिया होता है और वो देखने लगता है कि आखिर वो कहाँ पे है। तभी वहाँ पे रियन अपनी फीमेल फॉर्म में आ जाती है और आज़ा उससे पूछने लगता है कि मैं कहाँ पे हूँ और तुमने मुझे बेड से क्यों बांध रखा है। जिस पे रियन बोलता है कि अब मैं तुम पे ब्योचू जुत्सु का यूज़ करूँगी क्योंकि तुम मेरे रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। फिर दूसरी तरफ मेई सबको इस आइलैंड के बारे में बताने लगती है कि इस आइलैंड और टेंसेंस को एक सिंगल ह्यूमन ने बनाया है जो कि मेनलैंड का एक बहुत ही बड़ा रिसर्चर था और वो इमॉर्टैलिटी पे रिसर्च कर रहा था। टाओइज्म में लोग मानते हैं कि सभी चीज़ें टाओ से कनेक्टेड होती है एंड इस आइलैंड पे उस आदमी को समझ में आ गया था कि वो टाओ को कैसे मैनिपुलेट कर सकता है। तब उसने इस आइलैंड पे लिविंग क्रिएचर्स के टाउ को बार बार मिक्स करने की कोशिश करी ताकि वो इमॉर्टेलिटी अचीव कर सके। और इसी तरह टेंसेंस को क्रिएट किया गया था जो कि प्लांट्स और ह्यूमंस के फ्यूजन थे, जिस वजह से वो मेल और फीमेल दोनों हैं। और उन लोगों ने इन हजार सालों में अपनी टाउ को मास्टर कर लिया है, जबकि ज़्यादातर ह्यूमंस टाउ को यूज़ भी नहीं कर पाते। और इसीलिए कोई भी ह्यूमन टेंसेंस को नहीं हरा सकता, बट उन्हें हराने का बस एक ही तरीका है और वो है टाओ। ये सुन के यूज़रिया पूछती है तो फिर ये लोग इस आइलैंड में कैद होके क्यों रह रहे हैं? जिस पे फूची बोलता है कि टेंसेंस यहाँ रह के एक ऐसी टेक्निक डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि वो लोग आसानी से इमॉर्टल बन सकें। जो सुन के सागरी पूछती है तो क्या एलिक्सिर ऑफ लाइफ सच में एग्जिस्ट करती है? जिस पे फूची बोलता है कि नहीं, अभी नहीं, अभी वो डेवलपमेंट में है, बट उसका एक प्रोटोटाइप रेडी है जिसमें वो लोग ह्यूमंस की लाइफ को गैदर करते हैं और अपने टाव में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे उनकी लाइफ स्पैन बढ़ जाती है। और इसी वजह से टेंसेंस इतने सालों से ज़िंदा हैं और उनकी टाव भी पक्का खुद से सस्टेन नहीं कर रही होगी, जिस वजह से अगर वो एक बार में ही बहुत सारा टाव खो देंगे तो वो लोग मर भी सकते हैं। फिर यूजरिहा पूछती है कि अगर उन लोगों ने एलिक्सर ऑफ लाइफ को कंप्लीट कर लिया तो तब वो लोग क्या करेंगे? जिस पे मई उन्हें बताती है कि शायद वो लोग ये सब ग्रैंड मास्टर शूफू की वजह से कर रहे हैं, जिस पे हमें पता चलता है कि शूफू वही इंसान है जिसने इस आइलैंड और टेंसेंस को बनाया है। फूची बताता है कि शूफू क्वेन डायनेस्टी के फर्स्ट एम्परर के लिए काम करता था। उसने इमॉर्टिलिटी अचीव करने के लिए 3000 बच्चे लिए थे और 100 क्राफ्टमैन के साथ ईस्टर्न सी में कहीं गायब हो गया। और ये बात हजार साल पुरानी है, पर ऐसा भी हो सकता है कि वो आज भी इस आइलैंड पे कहीं पे अपनी रिसर्च कर रहा हो। ये सब बातें रियन ने भी आज़ा को बता दिया होता है और वो ये भी बताता है कि ये इमॉर्टलिटी पे रिसर्च करने का और इमॉर्टल्स को क्रिएट करने का एक गार्डन है। ये सब सुनने के बाद आज़ा पूछता है कि तुम इस आइलैंड पे मौजूद सभी लोगों को एलिक्सर ऑफ लाइफ में कन्वर्ट करना चाहते हो? जिस पे रियान बोलती है कि हम तो मेनलैंड के सभी लोगों को भी एलेक्सर में कन्वर्ट करना चाहते हैं और उसके लिए हमने एक प्लान भी बना लिया है, और अगर तुम हमारी मदद करते हो तो तुम भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। ये सुनने के बाद आज़ा सोचने लगता है कि सही चॉइस क्या होगा, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि वो अभी रियान को नहीं हरा सकता, जिस वजह से वो अपने भाई को याद करके इसके लिए रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ मेई अचानक से बेहोश हो जाती है और वो लोग देखते हैं कि मेई का एक हाथ ट्री में कन्वर्ट हो रहा है। ये देख के किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर क्या हो रहा है, जिस पे मेई उन सबको बताती है कि उसकी बॉडी परफेक्ट नहीं है, जिस वजह से वो जब भी टाओ को यूज़ करती है वो ट्री में कन्वर्ट होती जाती है। जिस पे यूजुरिहा बोलती है कि वो बाकी के टेंसन्स की तरह खुद को हील क्यों नहीं कर लेती, जिस पे मेई बोलती है कि रियन ने उसके इस एबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिस पे सागरी उससे रियन के बारे में पूछने लगती है, जिस पे मेई बोलती है कि वो और रियन मास्टर शूफू के पहले स्टूडेंट थे, बट रियन धीरे धीरे चेंज हो गया और वो उसे नहीं रोक पाई, जिस वजह से वो वहाँ से भाग गई। होको भी ये सब सुनने के बाद मेई को उसकी टाव यूज करने के लिए कहता है, क्योंकि टेंसेंस दूसरे क्रिएचर्स की टाव को निकाल के खुद के लिए यूज कर सकते हैं। सागिरी इसके लिए मना कर रही होती है क्योंकि इससे होको मर सकता है, पर होको इसके लिए रेडी था। मेई भी इस चीज के लिए नहीं मान रही थी, पर होको कहता है कि उसकी मेई जैसी ही एक बेटी थी जिसे वो नहीं बचा पाया, इसीलिए वो अब किसी भी तरह से मेई को बचाना चाहता है। एंड वो मेई को उसकी टाव यूज़ करने के लिए कहता है और तब मेई होको की टाव को एब्जॉर्ब कर लेती है और वो ठीक हो जाती है।
पर इस वजह से होको को जाना पड़ता है एंड इससे मेई काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। थोड़ी देर बाद ब्लेड ड्रैगन भी वहाँ पे आ जाता है और वो मेई को पहले जैसा देख के उदास हो जाता है। तभी मेई को एहसास होता है कि और कुछ लोग इस आइलैंड पे आ चुके हैं और हम देखते हैं कि यामादा क्लैन और गाबीमारू के विलेज के कुछ लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं एंड यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो आई होप तुम लोगों को ये वाला वीडियो भी पसंद आया होगा एंड अगर तुम लोगों को ये वाला वीडियो भी पसंद आया है सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो चलो मिलते हैं किसी नए वीडियो में।